अब मैं अगले वक्ता के लिए आमंत्रित करना चाहूंगा। एक जाति ऐसा विषय है जिसपे बहुत ज्यादा कन्फ्लिक्ट और डिस्प्यूट हमारे समाज में चलता है। उस पे वामपंथी भी खेलते हैं, हर कोई खेलता है। तो हमारे मध्य में जो अगले सेशन के वक्ता हैं श्रीमान मक्खन लाल जी, आपका मैं परिचय बताऊं। आपने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, काशी विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ाया है। उसके बाद आप दिल्ली में दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज के डायरेक्टर हैं। आप प्रसिद्ध इतिहासकार हैं। आपने 23 किताबें लिखी हैं, 250 से अधिक आपके शोध पत्र पब्लिश हुए हैं। आप समय समय पर विभिन्न अखबारों में लेख भी लिखते हैं। और आज आप वर्ण, जाति और कास्ट एज इम्पोज्ड बाय द ब्रिटिश, हाउ द ब्रिटिश डिस्ट्रॉयड आवर सोसाइटी पर अपना विषय रखेंगे। मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज आएं। हाँ, चालू है। सभागार में उपस्थित सभी सुधीजन और इस कार्यक्रम के संयोजक या कर्ता धर्ता, जो कुछ भी कहना चाहें, भाई विनय कृष्ण चतुर्वेदी जी को सादर प्रणाम। जिसने जीवन के 50 वर्ष 1 घंटे बैठ के सुनने में या 1 घंटे खड़े होने बोलने की प्रैक्टिस की हो, कोशिश करेंगे कि उसको आधा कर दें। थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं है। आपने बहुत ही सारगर्भित भाषण सुने। मैं एक ऐसे विषय के ऊपर बोलने जा रहा हूं जिसके नीचे न केवल हम अपराध बोध से दबे हुए हैं, बल्कि जिसको लेकर न केवल हमें दबाया जाता है, बल्कि एक्सप्लॉइट भी किया जाता है, हमारा दोहन भी किया जाता है, और वो है जाति। बहुत ब्रीफली हम आपको बता दें, पहला शब्द आता है वर्ण। वर्ण जो है वो ऋग्वेद में सबसे पहले आता है। और यह भी बता दें आपको कि ऋग्वेद का जो है सूक्त है, ऋग्वेद के जो मंडल हैं आप जानते होंगे, 9वें मंडल का 12वां सूक्त है, जो पहली बार सामाजिक संरचना के बारे में बात रखता है। और ये आप ध्यान रखिए, आप बार बार ये कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि समाज जब सुदृढ़ होगा तभी आगे बढ़ेंगे। और इस समाज अपने आप में बहुत सुदृढ़ है। परसों भंडारा था, कोई ऐसा भंडारा नहीं होता जिसमें मैं न जाऊं, और अगर बैठ के खाने की व्यवस्था है तो जरूर बैठता हूं, सिर्फ इसलिए कि कभी आप देखिए कि आपके बगल में बैठा कौन है। क्या आपने कभी सोचा है कि भंडारे में आपके बगल में जो बैठा है, आपने उसकी जात पूछी है, वो क्या कपड़े पहने हैं, आपने सोचा है? और जब लोग कहते हैं कि नमाज सब एक साथ पढ़ते हैं, तो आप कहना सीखिए कि नमाज से ज्यादा खाना हम एक साथ खाते हैं, वो भंडारा है, प्रसाद एक साथ लेते हैं। कभी कभी आपको अपने बारे में जानना पड़ेगा कायदे से। ऋग्वेद के जो मंडल है, 9वां मंडल, 112वां सूक्त और तीसरा मंत्र है। और उस तीसरे मंत्र पे मैं संस्कृत और वैदिक संस्कृत में नहीं जा रहा हूँ, कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन एक व्यक्ति कहता है, एक नौजवान कहता है, माय ब्रदर इज सोल्जर, मेरा भाई क्षत्रिय है। बहुत गौर से सुनिएगा, यहीं से हमारे पूरे समाज की जड़ है, नींव है। मेरा भाई क्षत्रिय है, मैं शिक्षक हूं, मैं शिक्षक हूं ब्राह्मण। यानी सगा भाई क्षत्रिय है, छोटा भाई ब्राह्मण है। वो कहता है कि मेरे पिताजी दवा का व्यापार करते हैं, वो वैश्य है। मेरी माँ घर के पूरे काम करती है, वो शूद्र है। और उसी मंत्र में ये भी कहता है, इस तरह से चारों वर्ण हम एक घर में रहते हुए समृद्धि की ओर जा रहे हैं। तो एक चीज क्या है यहां, ये ध्यान रखिएगा। वर्ण
वर्ण जो है वो जन्मना नहीं है। जो आपको पढ़ाता है कि वर्ण जन्मना है, सिर धड़ से अलग करने की परंपरा ले आइए। यहां जन्म कर्मणा है। और आपको आगे बताएंगे कि जब परशुराम बात करते हैं श्रवण कुमार से, तो वो कहते हैं कि जन्म से सभी शूद्र हैं। कर्म से आप आगे बढ़ते हैं और बहुत दूर नहीं जाएंगे। कबीरदास ने क्या कहा था, जो तू बाभन बभनी जाया, आन राहते क्यों नहीं आया, और जो तू तुरक तुरकनी जाया, अंदर खतना क्यों न कराया। तो जो लोग ये सब बातें करते हैं, जरा आप उनसे निपटना सीखिए। कर्मणा है, और जाति शब्द जो आती है वो लेटर वैदिक पीरियड में आती है, क्योंकि क्षत्रिय, ब्राह्मण, शूद्र और वैश्य, ऋग्वैदिक समाज इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। लेकिन जैसे जैसे आबादी बढ़ती है, जैसे जैसे उन्नति होती है, उन्नति के साथ आपका जो स्पेशलाइजेशन है, विशेषताएं भी बढ़ती जाती हैं। 30 साल पहले कंप्यूटर स्पेशलिस्ट कोई जरूरत नहीं थी, कंप्यूटर था ही नहीं, क्या करेंगे आप। 50 साल पहले टेलीविजन स्पेशलिस्ट की कोई जरूरत नहीं थी। तो जैसे जैसे होता है, प्रगति होती है, टेक्नोलॉजी बढ़ती है, स्पेशलिस्ट की जरूरत पड़ती है। प्राचीन समय में यही हुआ। जाति जन्मना नहीं थी, जाति कर्मणा थी। और अगर आपने किसी से पूछा आपकी जात क्या है, वो कहता है कि मैं तेली हूं, तो आप क्या जानते थे उसके बारे में, क्या आपने सीखा, क्या समझा। आप यही जानते थे ना कि तेल इसका व्यापार है, आप उसके जन्म के बारे में कुछ नहीं। मैं कुम्हार हूं, सिर्फ एक शब्द सुन के आप मेरे पूरे व्यवसाय के बारे में, मेरे व्यवसाय के बारे में, मेरे कर्म के बारे में जानने लगे। मैं लुहार हूं। आप क्यों भूल गए कि ये सारे शब्द कर्मणा थे और वो उन्हीं को ऊपर चलता था। आज भी रोज नई जातियां बन रही हैं, जो 100 साल बाद पता चलेगा। जो सोशल इंटरैक्शन के बाद आप ये पाएंगे कि ज़्यादातर सोशल इंटरैक्शन उन्हीं के बीच होता है जो उसी तरह के कार्य में हैं। यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, यूनिवर्सिटी के टीचर्स के ज़्यादातर संबंध उसी के दायरे में हो रहे हैं। IAS IPS के ज़्यादातर संबंध उसी। एक तरह से नई नई जातियां बराबर बनती रही हैं, और इन जातियों को आपस में जोड़े रहने का काम न कोई मिलिट्री करती थी, न समाज में था। यहाँ जब है जितने लोग हैं, जजमानी शब्द कितने लोगों ने सुना है। बहुत खुशी है। आप जजमानी शब्द का अंतर संबंध जानते हैं क्या है? आप सब आपस में एक दूसरे जातियों का क्या संबंध है? जजमानी शब्द क्या इंडिकेट करता है? इंटरडिपेंडेंस, इकोनॉमिक रिलेशनशिप। आपका पूरा समाज न नीचा था न ऊंचा था, जितने लोग थे सब आपस में बंधे हुए थे। और कोई भी ऋग्वेद से लेके 19वीं शताब्दी तक, 1857 तक, मैं दावे से कह सकता हूं और यह बात चुनौती पूर्वक कह सकता हूं, कोई एक लिटरेचर दिखा दे जिसमें जाति को जन्मना कहा गया, और यह भी कि कोई एक लिटरेचर दिखा दे जिसमें जातियों की ऊंच नीच की बात की गई हो। जातियां को कभी भी ऊंच नीच करके नहीं बांटा गया। और जजमानी सिस्टम में का क्या असर था? आपको पूरे हिंदू साहित्य में भूख से मरता हुआ, भूखमरी से, अकाल से लोगों की मौत नहीं सुनी है। ऋग्वेद का ये वाक्य है, आपको नींद कैसे आती है अगर आपका पड़ोसी भूखा सो रहा है। हम उस परंपरा के संवाहक हैं। और एक चीज ये कि पुराने जमाने से आज जो ओबीसी की पॉलिटिक्स हो रही है, बीसी की पॉलिटिक्स हो रही है, आप ये भी जान लीजिए कि भारतीय परंपरा में जो राजा था हमेशा क्षत्रिय नहीं था। चंद्रगुप्त मौर्य से लेके 11वीं शताब्दी तक ज्यादातर राजा वहां से आए जिन्हें आज बैकवर्ड कहा जाता है।
समय की सीमा है, मैं उसका पालन करना चाहूँगा, इसीलिए बहुत डिटेल में नहीं जाऊँगा। लेकिन चाहे मौर्याज हो, चाहे अशोक हो, चाहे चंद्रगुप्त हो, चाहे गुप्ताज की बात हो रही है, शालिवाहनाज की बात होती है, काकतिया साउथ इंडिया में बात होती है, यादवाज नाम ही है डायनेस्टी का, गुर्जर प्रतिहार नाम ही है डायनेस्टी का। कितना बताएंगे कि इस समाज में जाति को कभी भी कर्मणा जन्मना नहीं माना गया, वो कर्मणा रखा गया। इसीलिए गुर्जर प्रतिहार को भी राजा स्वीकार किया और राजा के ऊपर उनका अलंकरण, उनका सिंहासन और उनका छत्र मौर्य ब्राह्मण ने ही मंत्र बनवा के दिए। और उसमें बहुत से ऐसे राजा, इतिहासकार हूं, 50 वर्ष मैंने इतिहास के शोधन में लगाए हैं। आपसे मैं कह सकता हूं कि कम से कम 1857 तक न कोई ऊंच था, न नीच था, न इस तरह की समस्याएं थी। उस पर हम नहीं जाएंगे। जजमानी सिस्टम ने इस समाज को बांधे रखा। और जैसा मुझे बहुत खुशी, आप जानते हैं कि आपके घर में जब लड़का होता था, सबसे पहले कौन घर में प्रवेश करता था? बाप नहीं, दादी नहीं, दादा नहीं, कोई नहीं, चाचा नहीं, बुआ नहीं, वो जो नाड़ा काटने आती थी सबसे पहले उसका प्रवेश होता था और आपके अंतःपुर में जाती थी। उसके बाद उस अंतःपुर में जहां वो बच्चा देने वाली है माँ, उसकी सेवा शुश्रूषा में सब जाते थे। आपके यहाँ जब शादी ब्याह होती थी तो पहला काम क्या था? बांस गढ़ता है, आंगन में पूजा के बाद लंबा बांस गाड़ा जाता था कि दूर से ही दिखाई पड़े कि इस घर में शादी हो रही है। वो बांस कौन गाड़ता था? किसी को पता? हाँ, नाई और चमार जो उठाता है वो आपके घर की शुरुआत करता है। सबसे बड़े शुभ काम की शुरुआत वो करता था। और एक होती है चिड़िया रखा जाता था। पता है चिड़िया कौन लाता था? बढ़ई। उसके बाद कलश रखा जाता था और दिया नहीं जाता था। ये आप ध्यान रखिएगा, ये घर के परिवार को दिया नहीं जाता था। जहां पूजा हो रही है, जहां वो है, वहां उसी व्यक्ति द्वारा रखा जाता था। ये नहीं था कि आप बाहर रख के चले जाइए, हम अपना रख लेंगे। हम उस समाज के रहने वाले थे और जजमानी सिस्टम को जब तोड़ते गए तो हम यहाँ आज आप पहुंचे हैं। लेकिन उससे पहले आपको वर्ण और जाति दिखा। वर्ण और जाति दोनों जातियां हजारों हैं। 1881 के सेंसस में 18,000 जातियों का डिस्क्रिप्शन है, लेकिन वर्ण 4 ही हैं। आज भी वर्ण 4 ही हैं। इसका मतलब बहुत साफ है कि कार्य के 4 जो वर्ण थे उनके अंदर स्पेशलाइजेशन भले होता चला गया। लेकिन एक जब आप कास्ट की बात करते हैं तो इतिहासकार होने के नाते मैं आपसे ये पूछता हूं, आप वर्ण की बात कर रहे हैं कि जाति की? कास्ट का क्या मतलब है? 2 शब्द हैं ना, आपका दादा है और आप हैं। क्या कोई ऐसा शब्द हो सकता है जो आप और आपके दादा दोनों को मिला के एक बना दे? नहीं है, असंभव है। मैं ऐसी बातें नहीं कह पाता जिसमें बहुत ताली बज जाए, लेकिन एक बात में मुझे महारत हासिल है, आपको मैं सोचने के लिए मजबूर करूं। आप उसमें सोचिए, ताली बिल्कुल मत बजाइए, एक भी ताली नहीं बजेगी, मुझे खुशी होगी, लेकिन सोचिए। और कास्ट क्या शब्द है? कभी आपने सोचा? कभी? हाँ, लेकिन उसके आगे का क्या है? उसके आगे क्या है? अब जरा सुनिए। पुर्तगीज शब्द है, स्पेनिश शब्द है। प्रश्न यह है कि इसके बाद क्या है? आपने कभी देखा? अरे साहब, हमारे जमाने में जो पढ़ते थे तो लाइब्रेरी सुबह 9 बजे जाते थे, शाम को निकलते थे। अब तो लाइब्रेरी आपके हाथ में है। 15वीं शताब्दी कहा जाएगा, 1493 से लेकर 98 के बीच में पुर्तगीज और स्पेनिश ने जब इंका, एज़टेक, माया 3 बड़ी सभ्यताओं को खत्म किया और उनके ऊपर राज्य करना शुरू हुआ तो एक समस्या आई। आर्मी कहीं भी जाती है, विमेन आर नॉट पार्ट ऑफ आर्मी दुनिया में शुरू से ही। जब ये जाके वहां रहे, बसे, तो नेचुरली एक प्रकृति का नियम है
शादी ब्याह हुए लोकल लोगों से, स्पेनिश का, पुर्तगीज का, उनके साथ ब्लैक्स भी थे, उनके साथ सब थे, और संतानोत्पत्ति हुई। अब एक समस्या जब आई पुर्तगीज में, बहुत डिटेल डिस्क्रिप्शन है, अवेलेबल है, आप जरा इंटरनेट पे भी जाइए और किताबें हैं, उनके साथ समस्या ये आई कि इनको कैसे विभाजित किया जाए। आपके यहाँ तो कर्मणा विभाजित थी जात। अब उन्होंने क्या किया, स्पेनिश मदर स्पेनिश फादर बेस्ट, पुर्तगीज मदर पुर्तगीज फादर बेस्ट। उसके बाद चाहे वो पुर्तगीज फादर हो, लोकल मदर हो, ब्लैक मदर हो, ब्लैक फादर हो, जो आप वर्ण संकर कहते हैं। शब्द था कास्टा, CASTA, ओरिजिनल वर्ड इज कास्टा। कास्टा शब्द इस्तेमाल किया गया उस पूरी पॉपुलेशन को जो वर्ण संकर पॉपुलेशन पैदा हुई। शब्दों का अपना महत्व होता है। कास्ट शब्द जब आपके ऊपर लादा गया तो क्या आपकी पूरी पॉपुलेशन वर्ण संकर है? आपने कभी सोचा, एक बार भी सोचा कि आखिर ये भला क्या है? वर्ण और जाति हटा के एक कास्ट शब्द आपको लाद दिया गया और आप उसे ढो रहे हैं। और मजे की बात तो ये है कि दो शब्दों को हटाकर एक शब्द को रिप्लेस कर दिया जाए, आपकी पूरी ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर से लेके सेवरल जनरेशन लेटेस्ट में मर्ज कर दी जाए और आपकी पूरी की पूरी जनरेशन खत्म की जाए, और आपको कान पे जू नहीं रेंगती। ताजुब होता है मुझे। आपने कभी ये नहीं सोचा कि आपकी वर्ण क्या है, जात क्या है और कास्ट किसको इंडिकेट कर रही है? इसकी समस्या कब से शुरू होती है? मैं मिशनरीज ने जो किया था या जो बात हुई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ खतो किताबत में, मिशनरीज बार बार कह रहे हैं, बार बार, हम यहाँ कन्वर्जन इसलिए नहीं कर पा रहे हैं कि यहाँ जाति व्यवस्था इतनी बड़ी है कि वो टूट नहीं सकती। और लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लिखा था क्वीन किंग को 27 दिसंबर 1788 को, द फियर ऑफ लूजिंग कास्ट इज मेकिंग कन्वर्जन ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। ये आपकी जाति व्यवस्था की स्ट्रेंथ थी और पूरा का पूरा समाज, मिशनरीज, वो इस बात पे थे। बात हो रही थी, एक साहब बात कर रहे थे एक्ट की, डिसेबिलिटी एक्ट और ये सब, और बार बार मिशनरियों ने ये कहा हम कन्वर्जन तब तक नहीं कर पाएंगे, ये समाज तब तक नहीं टूट सकता जब तक कि जाति को न तोड़ा जाए। और इस तोड़ने की चीज को लेके 1850 में एक लॉर्ड डलहौजी ने नियम ले आए, बड़ा फेमस है, 1850 कास्ट डिसेबिलिटीज एक्ट। पहले ये था कि जो कास्ट छोड़ के कन्वर्ट हो जाता था वो अपनी संपदा से भी हाथ धो बैठता था, क्योंकि घर और परिवार संपदा से वो अलग हो जाता था। लॉर्ड डलहौजी की इस एक्ट ने थोड़ा समस्या का समाधान दिया, फिर भी कन्वर्जन ज़्यादा नहीं हो पाया। अब आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने समय उसी के लिए बचा के रखा, 1857 का युद्ध होता है। उसके बाद अंग्रेजों की और पूरे के पूरे यूरोपीय समाज की दृष्टि आपसे बदल जाती है। पहली बार 28 मई 1857 को, मैं उन चीजों पे आपको मैं सुनी सुनाई बातों पे नहीं ले जाऊंगा, मैं आर्काइव्स में ले जाऊंगा, जो फाइलें जो पढ़ी नहीं है, छपी नहीं है और जिस पे काम होना चाहिए था। 28 मई 1857 को मिशनरीज की एक मैगजीन थी, फ्रेंड्स ऑफ इंडिया, और उन्होंने लिखा, दिस वॉज नॉट ए इंडिपेंडेंस वॉर, दिस वॉज वॉर बिटवीन क्रिश्चियनिटी एंड ब्राह्मणिज्म। अब जो है हिंदू शब्द उन्होंने छोड़ दिया, ब्राह्मणिज्म। जस्टिस फादर वैली थे कलकत्ता के, उन्होंने लिखा, while we are analyzing the causes of rebellion, we must accept that jati was the main cause. If there was no jati, there would not have been any rebellion. आप ये जरा सोचिए, हम कोई भी युद्ध जीत लेते हैं, कोई भी चीज कर लेते हैं, नाचने गाने और सेलिब्रेशन में लग जाते हैं, लेकिन अंग्रेजों ने ये नहीं किया। 1857 जीते, वो
खुशी मनाने और नाचने गाने और नहीं बैठे, वो इस पर रिसर्च चालू कर दिया कि ये 1857 का रिबेलियन हुआ क्यों। हमने तो इनको बहुत अच्छे से रखा था, हमने इनको बहुत खाना खिलाया, तनख्वाहें दी, बड़ी बड़ी चीजें दी, तो क्यों ऐसा हुआ। और एक थे, फेमस नाम है अलेक्जेंडर डफ, जरा सा आप टाइप कीजिए, 20 किताबें इनकी हैं। अलेक्जेंडर डफ कलकत्ता में 14 जुलाई को उन्होंने गवर्नमेंट को लिखा, ब्रिटिश गवर्नमेंट को। आई एम कोटिंग ऑल द डेट्स ओरिजिनल, जिससे कि आपको ये अंदाज लगे कि हम कथा नहीं सुना रहे हैं। अलेक्जेंडर डफ लिखते हैं 14 जुलाई 1858 को, 1857 खत्म हो चुका है। इफ द गवर्नमेंट हैड एक्टेड अगेंस्ट जाति व्यवस्था, if the government has acted against jati vyavastha, then the whole structure of Hinduism would have collapsed. After all, jati is the basis of a strong structure of Hinduism. सारी दुनिया जानती है वर्ण और जाति ही हमारी स्ट्रेंथ रही है। कहने में संकोच होता है, दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं जो कभी न कभी गुलाम न रहा हो, लेकिन कोई भी दुनिया में ऐसा भी देश नहीं जो 1000 वर्षों तक गुलाम रहा हो। लेकिन दुनिया में कोई ऐसा भी देश नहीं जो 1000 वर्षों तक गुलाम रहे फिर भी अस्मिता अपनी बचाए रखे। जहां भी क्रिश्चियनिटी और इस्लाम गए 10, 20, 50 साल में खत्म हो गया। आप अकेले हैं जो 1000 साल जिंदा रहे। क्यों? जाति की वजह से, वर्ण की वजह से। और उसके बाद गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक कमीशन बिठाया कि 1857 हुआ क्यों। हमारे यहाँ तो कमीशन की रिपोर्ट ही गायब कर दी जाएंगी, लेकिन 1857 में कमीशन बिठाया गया। 15 जुलाई 1858 में रिपोर्ट आई, और वो रिपोर्ट है जोनाथन पील कमीशन। आपको मिल जाएगी आर्काइव्स में, क्योंकि हम लोग पढ़ना लिखना छोड़ चुके हैं, अब तो गाना गाते हैं, नारे लगाते हैं। तो जोनाथन पील कमीशन की रिपोर्ट में जो उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को सबमिट किया, वो कहते क्या है? द काज ऑफ रिवेलियन वर द ब्राह्मण्स, आइडेंटिफाई द एनिमी फर्स्ट। एमॉर्फस एनिमी से काम नहीं चलेगा। द काज ऑफ रिवेलियंस वर द ब्राह्मण्स हु वर कंसिडरेबल नंबर इन आर्मी। इट इज द ब्राह्मणस हु प्रोवाइड माइंड द लैंग्वेज ब्रिटिश, नॉट मी। अब मजे की बात है, भगवान की कृपा से मैं ब्राह्मण नहीं हूं, जिससे कि आप बाद में सोचें कृपा है। मैं कलकत्ता यूनिवर्सिटी के ही, कलकत्ता हाई कोर्ट के हिसाब से शूद्र हूं, और इलाहाबाद हाई कोर्ट के हिसाब से त्रिशंकु में लटका हुआ हूं। तो वो कहते हैं, जोनाथन पील अपनी रिपोर्ट में गवर्नमेंट को लिखते हैं, द काज ऑफ रिवेलियन वर ब्राह्मण्स हु वर कंसिडरेबल इन नंबर इन आर्मी। इट इज द ब्राह्मणस हु प्रोवाइड मेंटल, मॉरल एंड मटीरियल लीडरशिप टू इंडियन पीपुल ऑफ ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। पैसे की बात नहीं चल रही है, मेंटल, मॉरल एंड मटीरियल लीडरशिप। विदाउट, अब देखिए ये सेंटेंस देखिए, उसके बाद से जो आपके समाज ने झेला है। Without discrediting the leadership of Brahmanas, it will not be possible to break the Jat system. Discredit the Brahmanas, and without breaking the Jat system, we cannot rule India. Unquote. Jonathan Peel commission. Jonathan Peel is writing on 15th July 1858. ब्राह्मण ही हमारी सारी समस्याओं का जड़ है। लिहाजा ब्राह्मण को इसी हिंदू समाज में इतना डिस्क्रेडिट कर दीजिए कि न केवल उसे अपने ऊपर शर्म आए, हिंदू समाज सोचे कि हमारी सारी समस्याओं की जड़ में ये है। तो वंस यू हैव आइडेंटिफाइड द एनिमी, इट्स इजियर टू फाइट। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। ब्राह्मण को मान लिया कि ये है हमारा असली एनिमी। अब क्या करता है? पील कमीशन में ही एक रिपोर्ट है, और वो रिपोर्ट है आयशा फ्रॉम, ये भी मेजर जनरल बूचर हैं, मेजर जनरल बुच की एक रिपोर्ट है विद इन कोट। आयशा फ्रॉम माई ओन आईज द कमांडिंग ऑफिसर ऑफ ए कंपनी वॉज एन ऑफिसर ऑफ ऑर्डिनरी जात, बट इमीडिएटली आफ्टर द परेड he went and bowed in front of the Brahmana Sipahi. That was the reverence that was taken. Similar acts are there.
अब तक क्या रिमार्केबल चीज थी कि ब्राह्मण को, मतलब जाति को, इतने डेरोगेटिव ढंग में नहीं लिखा गया। बहुत अच्छी बात है, 1857 के बाद ब्रिटिश डिसाइडेड टू डिस्क्रेडिट द ब्राह्मण। बस 5 मिनट, आई एम लुकिंग एट द वॉच, 2 मिनट ना, 5 मिनट में खत्म हो जाएगा पूरी बात। तो उन्होंने ये कहा कि इस देश की फूट डालो राज करो, आप सबने सुना है, कहा किसने था? सारी चीज़ों को देखते हुए लॉर्ड स्टैनले ने, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे, उन्होंने वायसराय एल्गिन को लिखा कि अगर हम इस तरह से राज करेंगे कितने दिन चलेगा। फूट डालो, डिवाइड एंड रूल, समाज को तोड़ दीजिए। और इस समाज को तोड़ने के लिए इतना लिटरेचर लिखा गया। 2 मिनट की बात है, खत्म हो रहा है। उन्होंने जो फाइल है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और वायसराय के बीच की करिस्पॉन्डेंस, जरा उसे पढ़िए, बड़ा क्लियरली लिखा जाता है, क्रिएट एनिमोसिटी एंड कंपटीशन, हेट्रेड एमंग द जाति। वर्ड इज एमंग द जाति, जातियों के बीच में एनिमोसिटी, हेट्रेड, ये सब पढ़िए। हेट्रेड क्रिएट करने के लिए इंस्टीट्यूशन कास्ट को एजुकेटेड लोगों के बीच में खराब बताइए। और टू अचीव दिस, अब जरा देखिए कंक्लूजन, to achieve this both above objectives, it was important that those who were respected and revered, they should become the object of hate। ये दोनों चीजें पाने के लिए समाज में जिसकी इज्जत है, जिसकी रिस्पेक्ट है, they should become the object of hate। इसके बाद जो हुआ वो मजे की बात है, लास्ट मिनट मेरा है। उन्होंने जो कुछ कमी थी 1919 और 1935-36 के इंडिया एक्ट में पूरी कर दी। और इसको पढ़ना इसलिए जरूरी है कि जब वो एक्ट पास हुआ तो 1918 में एक थे विंसेंट स्मिथ, आर्कियोलॉजी वाले जानते होंगे, हिस्ट्री वाले, उन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट को 118 पेज का पत्र लिखा। और वो पत्र अवेलेबल है इंटरनेट पे, जरा सा आप जाइए, टाइप कीजिए। और वो पत्र है, मतलब उसकी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स व्यूड इन द लाइट ऑफ हिस्ट्री, ये उसकी टाइटल है। और आप इंटरनेट पे बस वी ए स्मिथ ऑन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टाइप कर दीजिए, मिल जाएगा। 18 उन्होंने 18 जुलाई 1918 को इस पर एक वो चिट्ठी भेजी और उसका इंट्रोडक्शन पढ़ने लायक है। मैंने भारतवर्ष में 29 वर्ष एक ब्यूरोक्रेट के रूप में बिताए हैं, एक शासक के रूप में बिताए हैं। 50 वर्ष इस समाज की और इसके इतिहास को समझने में लगाए हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि मुझे इस विषय पर लिखने की न केवल जिम्मेदारी है बल्कि मेरी ड्यूटी भी है। और लिखते हैं कि उन्होंने बिंदुवार सारी चीज़ों का जवाब लिखा और उसके बाद लिखा कि जिन लोगों ने इस संवैधानिक मसौदे को तैयार किया है, न तो उन्हें भारत के समाज के बारे में जानकारी है, न उन्हें भारत के लोग सभ्यता के बारे में जानकारी है। भारत में समाज समाज पर है, न कि व्यक्ति पर है। और ये जो हमने बनाए हैं कॉन्स्टिट्यूशन, इससे न कि भारत की सभ्यता बर्बाद हो जाएगी, न केवल भारत का समाज खत्म हो जाएगा, बल्कि इस संविधान से सिर्फ एक चीज उभर के आएगी और स्ट्रांग हो आएगी, वो विखंडित जातियां। ये 1918 में वो लिख रहे हैं और आज ये पूरा सही साबित हो रहा है। हमारा छोटा सा कर्तव्य है, हम जहां हैं इस समाज को जिस तरह से तोड़ा गया है उसे वापस ले आए जजमानी सिस्टम करके।